तो ये एनसीईआरटी के जो अध्याय हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में ये जो 11 अध्याय हैं, इन्हीं को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में कितने अध्याय हैं? तो यही 11 अध्याय हैं जिनकी हम लोग जो है शुरू से अंत तक चर्चा करने वाले हैं। पहले अध्याय का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। पहला ही अध्याय आपको जो है सीख दे रहा है कि क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे और कब पढ़ोगे। ठीक है, पहला ही अध्याय आपको बहुत सारा सीख दे रहा है। कौन सी नौकरी करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, है ना, क्यों नौकरी कर रहे हो, क्या कारण है। तो ये सारा कुछ जो है पहला ही अध्याय आपको बता रहा है, पहला ही अध्याय आपको कुछ सीख दे रहा है। तो ऐसी सीख भी हमें जो है संग संग पग पग पर लेते चलना है। उसके बाद दूसरा अध्याय है आखेट खाद्य संग्रह से लेकर जो है भोजन उत्पादन तक। पहले मनुष्य जो है भटकाव वाला जीवन जी रहा था, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी कुछ चीजें इधर मिल गई, कभी कुछ चीजें उधर मिल गई, है ना। तो जगह जगह जाके चीजों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है ना। इतना आपको समझ में आया। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? तो इस वाले जो है दूसरे अध्याय में हम लोग पाषाण काल की चर्चा लेंगे। और उसके बाद आगे ये आपका आरंभिक नगर, आरंभिक नगरों में कैसे देखो घुमंतु जीवन था, घुमंतु से फिर धीरे धीरे जो है चीजें विकसित होती गई, विकसित होती गई, विकसित होती गई, और जब विकास हो गया तो हम यहाँ जो है प्रथम नगरीय सभ्यता देखेंगे। प्रथम नगरीय सभ्यता क्या देखेंगे? प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी भैया? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी सभ्यता बच्चा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। किस अध्याय में भैया? तो तीसरी अध्याय में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा लेंगे। और हम यह भी जानेंगे कि इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, है ना, इसे जो है कांस्ययुगीन सभ्यता वगैरह क्यों कहते हैं। तो सारी चीजें जो है A to Z हम लोग जानने वाले हैं। फिर आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग जो है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ हम लोग जो है वैदिक काल की चर्चा लेंगे। ठीक है, वैदिक काल की चर्चा लेंगे और साथ साथ हम लोग जो है महापाषाण को भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग चौथे अध्याय में वैदिक काल और महापाषाण काल को पढ़ेंगे। और पांचवें में हम लोग पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी कि हम इसमें जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को पढ़ने वाले हैं। 6ठी शताब्दी, इसमें हम लोग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को पढ़ने वाले हैं बच्चा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम लोग किस अध्याय में पढ़ेंगे? तो 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। और यहाँ आपको दिखेगा नए प्रश्न नए विचार। तो नए प्रश्न नए विचार में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। इधर हम लोग इसमें जैन धर्म को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है उपनिषदों की चर्चा लेंगे। ठीक है, उपनिषदों को पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है? इतना आप समझते चलिए कि कौन कौन सा अध्याय है और कौन कौन से अध्याय में हम लोग जो है कौन कौन सी बातें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चीजों को जानने वाले हैं। 6ठे अध्याय का नाम है आपका अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने जो है युद्ध का परित्याग किया। तो अशोक जो है आपका मौर्य वंश से संबंध रखता है। कहां से संबंध रखता है? तो मौर्य वंश से। तो हम लोग जो है मौर्य वंश की जो है छोटी और सूक्ष्म चर्चा लेते चलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इतना आपने समझ लिया, इतना आपने जान लिया। जब इतना आप जान लेते हो तो अब बारी है आगे बढ़ने की। और यहां से लेकर यहां तक हम लोग जो है मौर्य के बाद, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग जो है मौर्य के बाद की चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि मौर्योत्तर और आपका गुप्त, गुप्तोत्तर, उसके बाद जो है पूर्व मध्यकाल की लगभग लगभग जो है काफी कुछ चर्चाएं हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, यानी कि मौर्योत्तर के बाद जो ये टॉपिक बचता है, ठीक है, मौर्य के बाद जो मौर्योत्तर है, गुप्त है, गुप्तोत्तर है, उसके बाद मध्यकाल को टच करते हुए हम लोग काफी चीजें यहाँ की भी जान लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग वो सारा कुछ पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आया? इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और इतना जब क्लियर हो गया तो बोलो हाँ, आगे बढ़ा जाए। इतना आपने देख लिया, इतना आपने समझ लिया, इतना आपने देखा, इतना आपने समझा। अब बारी है आगे बढ़ने की। अब बारी है क्या? आगे बढ़ने की। ये अध्याय आप नोट कर लो, ये अध्याय तुरंत नोट करो। और जैसे ही अगर कोई मास्टर इसमें से कोई अध्याय स्किप करता है तो उसको कहो मास्टर ये अध्याय क्यों नहीं पढ़ाए, और अगर नहीं पढ़ाए तो उसके पीछे क्या कारण
था। तो अगर कारण ना बताया है तो उस मास्टर को परित्याग करो और दूसरा मास्टर ढूंढ लो। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो यहां आपसे कहा जा रहा है हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है, अध्याय नंबर 1, पहला अध्याय। अब हम लोग यहां से जो है पहले अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। कौन से अध्याय की? तो पहले अध्याय की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले अध्याय का नाम मैंने आपको क्या बताया था? क्या, कब, कहां, कैसे। क्या पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। पहला ही अध्याय आपसे कह रहा है क्या पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या नौकरी करोगे, कब करोगे, कहां करोगे, कैसे करोगे। पहला अध्याय पूरा आपको सीख दे रहा है। और आप जब भी कुछ पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो और कहां के लिए पढ़ रहे हो, इन बातों का जो है आप हमेशा से जो है ध्यान रखते चलना। अगर मास्टर आपको जो है 10 पन्ने का कोई चीज बता रहा है तो उसको आप क्यों पढ़ोगे, क्यों, क्या जरूरत है 10 पन्ने की पढ़ने की, ये जो है आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्या, ठीक है, क्या, क्यों, ये सारी चीज जो है आप जरूर लगाइएगा। क्यों, आखिर क्यों पढ़ूं मैं, क्या मेरी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब कुछ जान लेना, तभी जो है आगे बढ़ना। इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपने समझ लिया होगा। और हमारे जो है बड़े बड़े दादा वगैरह लोग जो है वो कहते थे, क्या कहते थे कि अनजान जलाशयों में जब तक उसके था उसकी गहराई का अंदाजा न लग जाए तब तक उसमें कूदना नहीं चाहिए, उसमें नहाने के लिए नहीं उतरना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू देखना है, उसके बाद जो है तैयारी के क्षेत्र में उतरना है। पता चला आपने सिलेबस नहीं देखा, पीवाईक्यू नहीं देखा और पता चला आपने जो है गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में जो है पढ़ाई किया और फिर जब आप पेपर देने गए तो आपको, आपका जो है मुंह बन गया, आपको जो है बुखार आ गया क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, तो आपके सामने जो है कुछ गाने बजेंगे, है ना, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, है ना, इस तरीके का गाना फिर सुनोगे, आओगे सैडी सैडी गाना सुनोगे, है ना। सिलेबस तो तुमने पहले देखा नहीं, पीवाई को तो तुमने देखा नहीं, गलत दिशा में तुमने तैयारी की, ये सब कुछ नहीं देखोगे। अब वहां पेपर देने गए और मुंह बन गया वहां, ठीक है, बंदर के जैसा मुंह बन गया। और जब बंदर के जैसा मुंह बन गया तो आओगे घर, उसके बाद सैडी सैडी गाना सुनोगे। ये नहीं कि क्या कमी रह गई उसको सुधार करना है, ये सब कुछ नहीं देखोगे, बस सैडी सैडी गाना सुनो, है। तो इसलिए सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करना है और सिलेबस और पीवाईक्यू तो जरूर देखना है, यह अनिवार्य है। अगर इन दो रास्तों पर आप चल लेते हो तो आपको जो है राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और ये करना जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप राजा बन जाओगे। तो आपको भैया यही करना है। ठीक है, रोजाना आपको, रोजाना कम से कम 10 क्वेश्चन जो है प्रारंभिक परीक्षा के और 1 से 2 क्वेश्चन आपको मेंस के लिखने हैं, लगाने हैं। अगर इतना आप करते हो तो इसी अनुसार आप जोड़ लो, 8 महीने में कितना होगा, 10 महीने में कितना होगा, 6 महीने में कितना होगा। कहां से पूछेगा भैया, कहां से लाएगा क्वेश्चन। और विधाता ने जो है, भगवान ने जो है सबको बराबर दिमाग देकर ही पृथ्वी पर भेजा है, सबको बराबर ही दिमाग दिया है। बस आप उसका उपयोग कितना कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन विधाता ने जो है किसी के साथ ना इंसाफी नहीं किया है, सबको बराबर मात्रा में जो है दिमाग देकर भेजा है। अब आता है आप पे कि आप उसका किस तरीके से भैया उपयोग कर रहे हो, सही दिशा में कर रहे हो, गलत दिशा में कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। विधाता ने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। मैंने कहा ना कि अगर सिलेबस और पीवाईक्यू पर आप काम कर लेते हो, रोजाना अगर आप 10 क्वेश्चन लगाते हो प्री के, प्रारंभिक परीक्षा के, और 1 क्वेश्चन आप मेंस के या 2 क्वेश्चन मेंस के लगाते हो, तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। ये जिस दिन करना आप सीख गए उस दिन आप राजा बन जाओगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो यही जो है आपका पहला ही अध्याय आपको बहुत ही सीख दे रहा है, बहुत सीख दे रहा है। क्या दे रहा है, बहुत सारा सीख दे रहा है। और इस सीख को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जो है अपने कदम को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। आगे आपसे कहा जा रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। जो अतीत है, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अभी आप तुरंत जो है सोचना शुरू कर दो कि क्या क्या चीजें हैं जो हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अतीत के बारे में जो है बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे आज हम
टीवी देखते हैं, तो क्या पहले के लोग भी टीवी देखते रहे होंगे? आज हम लोग जो है डिजिटल जो है इस पे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई कर रहे हैं। स्मार्ट मोबाइल हमारे हाथ में है ना, इससे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। क्या पहले भी ऐसा कुछ था? आज हम जो है तरह तरह के गीत संगीत वगैरह सुनते हैं, क्या पहले भी ऐसा कुछ था? आज हम तरह तरह के खाना आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं, ऑर्डर भी करते हैं और उसके बाद जो है वहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्या पहले ऐसा था? आज हम तरह तरह के मोबाइल वगैरह का उपयोग करते हैं, आज हम तरह तरह के जो है खेत वगैरह नापते हैं, उसमें तरह तरह के अन्न वगैरह जो है अन्न वगैरह उगाते हैं, है ना, क्या पहले ऐसा था? आज हम विभिन्न धर्मों का जो है पालन वगैरह करते हैं, सम्मान वगैरह करते हैं, क्या पहले भी ऐसा कुछ था? आज भी हम लोग जो है बहुत कुछ चीजें करते हैं, क्या वह पहले था? तो इन्हीं सब चीजों के विषय में हम जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है? तो अतीत के बारे में पहले तो यही जाना जा सकता है कि आखिर लोग रहते कहाँ थे। आज तो हम जो है तरह तरह के घर बना लिए, है ना। आज हम लोग जो है आज हम लोग जो है कुछ इस टाइप के घरों में रहते हैं, कुछ इस टाइप के बंगलों में रहते हैं, और हर युवा के मन में, हर व्यक्ति के मन में यही रहता है कि हमारा जो घर है वह कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, हमारे आगे पीछे जो है नौकर लगने चाहिए, हमारा जो जीवन है वह एकदम जो है रॉयल की तरह होनी चाहिए, राजाओं महाराजाओं की तरह होनी चाहिए। तो राजाओं महाराजाओं की तरह लाइफ तभी होगी जब आप जो है पागलों की तरह संघर्ष करोगे, पागलों की तरह संघर्ष करोगे और दूसरों से अलग करने का प्रयास करोगे, तब जो है सफलता आपके चरणों में आकर आपका वंदना, यानी कि आपके चरणों में आकर जो है आपकी चरणों की वंदना करने लगेगी, यही मान के चलो। तो आज तो हम इस तरीके के घरों में रहते हैं, आज हम जो है इस तरीके का कपड़ा वगैरह जो है इस तरीके के तरह तरह के फैशन वगैरह में रहते हैं। कभी कभी जो है ऐसे इधर जो है शर्ट को फाड़ लिया, कभी इधर शर्ट को फाड़ लिया, कभी जो है शर्ट को इधर से फाड़ दिया, कभी पीछे के शर्ट फाड़ दिया। तो आज हम तरह तरह के जो है डिजाइन भी बनाते हैं, और हम लोग जो है तरह तरह की जो है थाली वगैरह जो है मंगाते हैं, जिसमें बहुत सारा कुछ रहता है। एक आदमी, दो आदमी के बस का नहीं रहता है कि एक थाली खा ले, लेकिन एक अकेला आदमी जो है यही थाली ऑर्डर करता है और आधा खाता है, आधा फिर छोड़ के चला जाता है, फेंक के चला जाता है। तो अरे गधों, आपके पास अगर पैसा है तो इसमें से जो है ऑर्डर करो, वही जो है दूसरे को दे दो, जितना खाना है आपको उतना खाओ, उसके बाद किसी और को दे दो वही। लेकिन ये लोग जो है ऐसा कर देते हैं। इन मूर्खों को जो है समझ में नहीं आता। इन मूर्खों को समझ में तभी आएगा जब इन्हें जो है किसानों की तरह जो है हल चलाना पड़ेगा। आज भी जो है कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका जीवन अगर देख लो तो एकदम नर्क से भी बदतर है। आप ऐसे लोगों को जो है दान कर सकते हो, लेकिन नहीं, कहाँ करने का मौका है ना। यही सारा कुछ खा खा कर अपना पेट धुलधुला कर लिए हैं, मोटू बन गए हैं, और शहरों को जो है कूड़ा करकट बना के जो है उसे गंदा 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 कर रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं। कभी कूड़ा उठाया नदियों में फेंक दिया, कभी कूड़ा उठाया सड़क पे फेंक दिया, कभी कूड़ा उठाया कहीं फेंक दिया। तो इस तरीके से जो है गंदगी फैलाते रहते हैं। तो आज तो हमारे पास जो है संपन्नता है, तो हम जो है तरह तरह के भोजन वगैरह खा लेते हैं। क्या अतीत में भी ऐसा कुछ प्रावधान था? आज हम लोग जो है तरह तरह के फसलें उगाते हैं और तरह तरह के जो है यंत्रों का उपयोग करते हैं, चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे मिट्टी को खोदने के लिए हो। तो तरह तरह के उपकरणों का उपयोग करते हैं। ईंटें वगैरह को पकाने के लिए तरह तरह के जो है इंतजाम करते हैं। लेकिन क्या पहले भी ऐसा कुछ था? क्या पहले ऐसा कुछ था? सोचो। और आज हम जो है अगर गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होने के लिए अलग से संगीत बना है। अगर हम खुश होते हैं तो खुशी वाला संगीत अलग से बना है। ठीक है, अगर ज्यादा खुश हो गए तो हम लोग जो है तरह तरह के नृत्य वगैरह कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद कहीं कहीं कोई उत्सव आता है तो वहां के लिए अलग से डांस है ना। कई कैटेगरी बट गई है ना। जैसे सैडी हुए तो सैडी सैडी गाना सुनते हैं कि कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया वगैरह तमाम तमाम चीजें, है ना। और जब खुशी होते हैं तो खूब झूम झूम के नाचते हैं और दूसरों को भी नचाते हैं और डीजे वगैरह लगा देते हैं, वो भी बजता है ना। खूब खुश 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 हो गए। तो और किसी के यहाँ कुछ और फंक्शन पड़ता है तो वहां तरह तरह के डिफरेंस अलग अलग गाने हैं। हालांकि कुछ कूड़ा करकट गाने भी हैं जिनको समाज में जो है अगर चार व्यक्तियों के सामने उसे बजा दिया जाए, चार व्यक्ति में से दो ही उसे सुनेंगे और दो जो है उठ के भाग जाएंगे। ऐसे भी गीत संगीत बने हैं, है ना।
अच्छे भी बने हैं, खराब भी बने हैं। तो आज हमारे पास जो है इस तरीके के सब कुछ है, हम लोग इस तरीके का जो है सुन रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या पहले भी ऐसा था? आज हम लोग जो है कभी हारमोनियम बजा लिए, कभी तबला बजा लिए, कभी ढोलक बजा लिए, कभी जो भांगड़ा वाला होता है उसे बजा लिए, और कभी कभी हम लोग बांसुरी वगैरह बजा लिए। क्या पहले भी ऐसा कुछ था? क्या पहले भी ऐसी कोई चीजें थी? है ना? क्या पहले भी ऐसा कुछ था? बताओ जल्दी। क्या पहले भी ऐसा कुछ था? बताओ 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 जल्दी। क्या पहले भी ऐसा कुछ था? क्या पहले के लोग भी ऐसा कुछ करते थे? बताओ, क्या पहले भी ऐसा कुछ था? तो इस इन्हीं सब चीजों के विषय में, इन्हीं सब चीजों के विषय में हम लोग जो है अतीत के बारे में जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कपड़े उनके क्या थे, कैसे थे, क्या खाते थे, क्या कृषि करते थे कि नहीं करते थे, खान पान वगैरह कैसा था, वह लोग जो है संगीत वगैरह कैसे सुनते थे, उनका जीवन दशा कैसे था, ठीक ठीक है, जीने का नजरिया, लाइफ स्टाइल कैसे था। आज तो हम सोचते हैं बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत बड़ा बड़ा घर हो जाए। क्या पहले के लोग ऐसा कुछ सोचते रहे होंगे? और उनका खेल क्या था? आज तो हम कभी हॉकी खेल लिए, है ना? आज हम लोग जो है कभी आज हम लोग कभी जो है तरह तरह के ये आ, गेम है, कभी मन कहा तो इसे खेल लिए, कभी मन चाहा तो इसे खेल लिए, ठीक है। और कभी चाहा तो हम इस धर्म को मान लिए, कभी चाहा तो उस धर्म को मान लिए, और कभी कभी चाहा तो हम लोग जो है धर्म के नाम पर लड़ भिड़ भी जाते हैं। क्या पहले के लोग भी धर्म आदि के नाम पे जो है लड़ाई वगैरह करते थे, दंगा फसाद वगैरह करते थे? तो अतीत के बारे में हम अगर मोटा मोटी कहें तो लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, और राजनैतिक जीवन कैसा था, तो अतीत के बारे में हम इन सब चीजों को जान सकते हैं। अतीत के बारे में हमें ये सारी चीजें अगर पता चल जाए तो हम अतीत के बारे में जान जाएंगे, अतीत के बारे में समझ जाएंगे। अतीत के बारे में मैं इतना क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि चीजें जो है यहाँ ये वाली चीजें जो है काफी जैसे मान लो मार्केट में बहुत से लोग होंगे तो यही चीजें जो है इतने जटिलता से समझा देते हैं, इतने फैक्ट रटा देते हैं, इतने फैक्ट रटा देते हैं कि बच्चा उस फैक्ट के नीचे दबकर जो है एकदम कूली की तरह ऐसे मुंह बन जाता है उसका। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको चीजें एकदम समझा देना है, और ये ऐसा टॉपिक है जहां बच्चों को पढ़ने में बोरियत भी फील होता है, तो इसलिए मैं जो है बोरियत फील नहीं कराऊंगा। बस ऐसे हंसते हंसते खेलते कूदते जो है आराम से समझ जाओगे, और आपका काम कल्याण भी हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो यही सारा कुछ है जो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। आज तो यह है क्या अतीत में ऐसा कुछ था, तो इसी विषय में जानना है। आज हम देखो ये आदमी देखो, ये आदमी देखो धर्म के नाम पे कि मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान। आप जिस भी धर्म को देखोगे, जिस भी धर्म को देखोगे, सब के सब जो है अपने धर्म को ऊंचा रखेंगे, ठीक है, नंबर 1 पर रखेंगे। चलो रख दिया, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे धर्म की आलोचना करने से ये लोग पीछे नहीं हटते। अपने धर्म को सब लोग जो है महान बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। लेकिन किसी के धर्म की मजाक मत उड़ाओ, किसी की धर्म की जो है अवहेलना मत करो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अपने धर्म को एकदम खूब ऊंचा 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 बताएंगे, लेकिन दूसरे धर्म की जो है बुराई करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तो ऐसे भी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे आज के दौर में, है ना? और आज का दौर तो है सर्पों का दौर। जब कोई अच्छा नहीं लगा उसको डस लेते हैं तुरंत। और इसी पर एक शेर याद आ गया कि ये सांपों की बस्ती है, ये सांपों की बस्ती है, जरा संभल कर चलना नादान, यहां हर शख्स जो है बड़े प्यार से डसता है, यहां हर शख्स जो है बड़े प्यार से डसता है। आगे बढ़ते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा, इतना आपने जान लिया होगा, इतना आपने समझा, इतना आपने जाना। आगे बढ़ते हैं। तो आखिर लोग कहाँ रहते थे? आज तो हम बड़े बड़े महलों जैसे घरों में रहते हैं, राजा महाराजा तो अपने महलों में जो है रहते थे। लेकिन ये प्राचीन वाले लोग, प्राचीन लोग, आदि मानव, हमारे पूर्वज, जो जिनसे विकसित होकर आधुनिक मानव बना है, मानव विकास क्रम हो रहा था, उसमें जो मानव थे, कौन मानव कि जो आरंभिक लोग थे, वो आखिर रहते कहाँ थे? तो मैं आपको यही एक चीज बता दे रहा हूं। अभी एनसीईआरटी पहला ही अध्याय है, पहले ही अध्याय में एनसीईआरटी क्या कहेगी कि वो जगह देख रहे हो, वो पहाड़ी देख रहे हो, वो नदी देख रहे हो, वो पहाड़ देख रहे हो, वो झरना देख रहे हो, वही वह जगह है जहां मानव रहते थे। पहले अध्याय में एनसीईआरटी ने ऐसा किया था, लेकिन आगे के अध्यायों में उसने बता दिया था कि देख यही वो जगह है,
यही वो जगह है जहां मानव रहते थे। पहले अध्याय में उसने दूर से दिखाया था, लेकिन आगे के अध्याय में उसने जो है उसी जगह पर ले जाकर दिखाया था, देख यही वो जगह है, देख जल्दी देख देख, यही वो जगह है जहां सर्वप्रथम मानव रहते थे। लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा किया था, मैं चीजों को इकट्ठा लाके रख दिया हूं। मैंने जो है चीजों को इकट्ठा लाके रख दिया, तो आपको वही जानना है। मैंने जो है चीजों को इकट्ठा लाके जो है रख दिया है। यहां देखेंगे कि लोग आखिर कहां रहते थे। तो लोग जो है नर्मदा नदी घाटी के आसपास रहते थे, उसके आसपास के क्षेत्रों वगैरह में रहते थे, इतना आपको जानना है। तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हो नर्मदा नदी घाटी, ये नर्मदा नदी है। आप सभी जो है नर्मदा नदी को एक बार प्रणाम कीजिए, कहिए हर हर नर्मदे। आप सभी जल्दी से प्रणाम कीजिए। और इसी के आसपास जो आरंभिक लोग थे वह नर्मदा नदी घाटी के आसपास रहते थे। और ये लोग जो है कुशल संग्राहक थे, यानी कि शिकार वगैरह करते थे और जो मिलता था उसे उठा कर लाते थे, यानी कि वही चीजें इकट्ठा करते थे। ये जानवरों का जो है शिकार करते थे, ठीक है, आखेट वगैरह शिकार वगैरह करते थे। ये आप देख सकते हो, इसका निगाह अगर देखो आप, इसकी नजरें अगर देखो तो एक टक जो है अपने शिकार पर लगी हुई है। इसी तरीके से जो है आपको अपनी नजर जो है अपने लक्ष्य पर लगाए रखना है। अपने लक्ष्य पर एकदम इसी तरीके का निगाह अगर टिकाए रहते हो, आपको सोते समय कम से कम 2-3 सपना तो आपके लक्ष्य के ही आ जाने चाहिए। और आप सभी ने एक कहावत सुना होगा कि सपने वो नहीं जो हम सोने पर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो आप सभी जो है इसी तरीके से अगर अपने लक्ष्य पर फोकस कर लो, अगर 6 महीने भी इसी तरीके से अपने लक्ष्य पर फोकस कर लो, तो संसार का कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपकी लक्ष्य प्राप्ति में जो है बाधक बन सके। लिख के ले लो, अगर आप 6 महीने इसी तरीके से कर लेते हो तो आपका लक्ष्य जो है आपके चरणों में होगा, आपके चरणों की वंदना करता आपको मिलेगा। ये लिख के ले लो मेरे से। आगे बढ़ते हैं, तो ये नर्मदा नदी घाटी हो गया। और ये आप देख सकते हो यहाँ कुछ लोग जो है ना, पहाड़ों वगैरह में जो है अपना बसने वगैरह का जो है ठाव वगैरह कर रहे हैं। और ये पत्थर पर कुछ लोग जो है घिस रहे हैं, और ये जो है अपने शिकार पर जो है नजर वगैरह लगाए हुए है और देख रहा है कि कब मौका मिले और मैं जानवर का जो है बर्थडे मना दूं, कब मौका मिले मैं जानवर का बर्थडे वगैरह मना दूं, जानवर का जो है काम तमाम कर दूं। यहां आपको दिखेगा उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो मैं यहां जो है आपका आसान कर देता हूं। जैसे ये आपका उत्तर दिशा हो गया, ये आपका पूरब दिशा हो गया, ये आपका जो है पश्चिम दिशा हो गया, ये आपका दक्षिण दिशा हो गया। ठीक है, इतना आपने समझा। तो यहां आपसे कह रहा है उत्तर और पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। तो ढूंढो आप जल्दी से सुलेमान और किरथर पहाड़ी को, ढूंढो 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 जल्दी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहां है, ढूंढो जल्दी। तो यहां आपको दिखेगा किरथर, यहां आपको दिखेगा सुलेमान। तो भैया यही वह पहाड़ी है। अब इसको तो हमने ढूंढ लिया, और यहां कहा जा रहा है यही वह जगह है जहां लगभग 8000 साल पहले मनुष्यों ने जो है सर्वप्रथम जौ गेहूं उपजाना आरंभ किया। एनसीईआरटी ने जो है यहां तक बात कह रखा था, लेकिन मैंने जो है एक लाइन और जोड़ के जो है इसका वाक्य, इसका सेंटेंस जो है मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, इसका सेंटेंस जो है मैंने पूरा कर दिया। वह स्थान कौन सा है, तो वह स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ है भैया वह स्थान। तो आपने जान लिया कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी, तो आपने दिशाओं के विषय में मुझसे जान लिया, और आपने किरथर और सुलेमान पहाड़ी को देख लिया, और आपने देखा कि लगभग जो है 8000 साल पहले मनुष्यों ने जो है जौ गेहूं उपजाना आरंभ किया, और वह जगह जो है इसी के बीच की जगह है, और वह क्या है, तो वह मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ को आपने देख लिया, मेहरगढ़ के बारे में आपने जान लिया। तो यही आपको इतना जानना है इस स्लाइड में, इतना आपने जान लिया, इतना आपने नोट कर लिया, इतना आपने जो है नोट कर लिया होगा, इतना नोट किया। आगे बढ़ते हैं, यहां आपसे क्या कहा जा रहा है, उत्तर
पूरब। तो मैंने आपको जैसे बताया उसी तरीके से करना है। इसको बनाना है उत्तर, इसको बनाना है पूरब, ठीक है, इसको बनाना है पश्चिम, इसको बनाना है दक्षिण। तो आप यहां देख रहे होंगे ये उत्तर दिशा है, ये पूरब की दिशा है, और ये आपकी जो है दक्षिण की दिशा है, और ये आपकी जो है पश्चिम की दिशा है। तो आपको कहां कहा जा रहा है? उत्तर और पूरब, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर और ये पूरब, इसी क्षेत्र में आपको कुछ बताएगा। तो मध्य भारत, और आपसे कह रहा है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में आपका विंध्य पहाड़ी। तो आगे देखते हैं। तो देखो, जो भारत का जो है बीच का इलाका है, ठीक है, भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र ये यहां होगी आपकी। आप ये मान लो कि जहां आपका कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा को कर्क रेखा के बारे में आपने सुना होगा कि लगभग जो है देश के बीचों बीच से जाती है ना, लगभग देश के बीचों बीच से जाती है। तो आप यह मान लो कि जो कर्क रेखा है बीच से जा रही है, तो वही जो है मध्य भारत है, वही जो है मध्य भारत है। तो मध्य भारत से आशय भारत का जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, इससे है। तो मध्य भारत में आप देखोगे तो यहां आपसे कहा जा रहा है मध्य भारत में विंध्या की पहाड़ी। तो यहां आपने विंध्या की पहाड़ी देखा। फिर यहां आपने देखा उत्तर और पूरब में गारो। तो ये उत्तर और पूरब हो गया, यहां गारो आप ढूंढो, तो ये आपका गारो दिखेगा। इतना दोनों को आपने देखा, इन दोनों को आपने देखा, बोलो हाँ देख लिया। इन दोनों को आपने देखा, बोलो हाँ देख लिया। आगे बताओ। तो यहां आपसे कहा जा रहा है यही वह जगह है जहां कृषि का जो है विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर सर्वप्रथम जो है चावल उपजाया गया। अब एनसीईआरटी ने इतनी बात जो है कह रखी थी, लेकिन मैं जो है एक लाइन और जोड़ रहा हूं। वह स्थान है उत्तर प्रदेश का सरायना और कोल्डी हवा। आप देख रहे होगे उत्तर पूरब में गारो, मध्य भारत में विंध्या। तो ये मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है और उत्तर पूरब में आप देख रहे हो गारो, ठीक है। और विंध्य का जो उत्तर का इलाका है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, विंध्या का जो उत्तर वाला इलाका है, ये वाला क्षेत्र आप देखोगे तो यहां जो है मनुष्यों ने क्या किया? सर्वप्रथम जो है चावल उपजाया। ये चावल वाला क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछ ले, हालांकि पूछ भी लिया गया है कई परीक्षाओं में। तो देखो चावल उपजाया इन्होंने, क्या उपजाया? चावल। तो वह स्थान भैया उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का सरायनाहर और कोल्डी हवा। तो आप देख सकते हो सरायनाहर और कोल्डी हवा में जो है सर्वप्रथम चावल वगैरह उपजाने के साक्ष्य हमें जो है मिल रहे हैं, साक्ष्य हमें जो है प्राप्त हो रहे हैं। तो यहीं से जो है एक एक चीजों को जो है आप बटोरते चलोगे तो आपकी श्रृंखला जो है मजबूत होती चलेगी। यानी कि एनसीईआरटी रूपी मोतियों को आप सभी जो है एक एक कर पिरो कर जो है माला बना लोगे और उसे धारण कर लोगे। फिर उसके बाद जो है चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, आपको जो है कंठस्थ हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, और आपकी परीक्षा का जो मार्ग है वह सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। और जब मार्ग सरल हो तब कोई भी चल लेगा, लेकिन मार्ग कठिन हो तब चलना जो है मुश्किल है। तो उस पे जो है कोई ही व्यक्ति जो है चल पाता है, चल सकता है। इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आपसे कहा जा रहा है, आगे यहां आपसे कहा जा रहा है सिंधु व इसकी सहायक नदियां, ठीक है, सिंधु व इसकी सहायक नदियों को सबसे पहले हम जानते हैं। तो यहां आप देखोगे ये आपकी दिखेगी सिंधु, ठीक है, ये सिंधु दिखेगी। तो इसके सहायक नदियों में हम लोग ये देख रहे होंगे आप, तो ये सतलज दिख रही है, व्यास दिख रही है, रावी दिख रही है, चेनाब दिख रही है, झेलम दिख रही है, और एनसीईआरटी ने इधर दिया हुआ है काबुल। तो ये इतना जो है सिंधु की सहायक नदियां हो गई, ठीक है। इतना आपने देखा, क्या देखा? सिंधु की सहायक नदियां। तो सिंधु की सहायक नदियों में ये सिंधु है, सिंधु की सहायक नदियों में आपने देखा सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इधर एनसीईआरटी ने दे रखा है काबुल। तो ये सिंधु की सहायक नदियां हो गई।
हालांकि जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा और सिंधु नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये चीजों को मैं अच्छी तरीके से लिखाऊंगा और इनकी अवस्थिति वगैरह और भी जो तमाम बिंदु महत्वपूर्ण होंगे उनको तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन इसको आप यहां मत जानिए तो ज्यादा बेहतर है। बस इतना जानिए कि जो सिंधु है उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है आरंभिक जो है नगर विकसित हुआ। ठीक है, प्रथम नगर जो है हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इसी के आसपास हमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या सभ्यता? कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता? तो इन नदियों के बारे में अगर आप जान लेते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं जानना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भूगोल विषय के अंतर्गत जो है इसका खात्मा जो है किया जाएगा, इसका काम तमाम किया जाएगा। तो जो सिंधु है और उसकी सहायक नदियां हैं उनके किनारे क्या हुआ भैया? तो यही वह जगह है जहां सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो एनसीईआरटी ने अपनी बात यहां तक रखा था, मैंने एक लाइन जोड़ दिया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आप देख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता नाम से ही आपको प्रतीत हो जाना चाहिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कहाँ की सभ्यता हो सकती है। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ आप जो है अवशेष वगैरह देख सकते हो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है आप भग्न अवशेष वगैरह जो है देख सकते हो। जल्दी जल्दी देखो इसे, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इतना आपने देख लिया, इतना आपने समझा, इतना आपने जाना, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बच्चा? गंगा की दक्षिणी सहायक नदी सोन या सोण। गंगा की दक्षिणी सहायक नदी। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है गंगा मैया को। तो गंगा मैया ये रहे, आप सभी जो है गंगा माता को प्रणाम करो। और इसकी दक्षिणी सहायक नदी अगर आप देखोगे तो यहां आपको दिखेंगी सोन नदी। तो ये सोन नदी आप देखो, सोन नदी को भी आप सभी जो है प्रणाम करो। फिर हम लोग जो है अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा गंगा नदी और गंगा की दक्षिणी सहायक नदी सोन या सोण। तो यही जो आपका एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य, गणराज्य वगैरह जो कह सकते हो, वह उसका विकास हो रहा है। ठीक है, यही वह जगह है जहां प्राचीन काल में मगध का विकास हुआ। किसका विकास हो रहा है बच्चा? तो मगध का विकास जो है इसी के आसपास क्षेत्र में मगध का विकास हो रहा है। तो आपने जाना मगध। अभी मगध के विषय में हम लोग जो है थोड़ा और भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मगध। अभी कुछ वर्ष पहले जो है इस पर फिल्म बनी थी, कुछ वर्ष पहले इस पर फिल्म बनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये राजा जो है अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, सबको मार पीट के जो है उन सब पे कैसे बैठे हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ये मूवी आई थी बिंबिसारा नाम से। ठीक है, बिंबिसार नाम से। ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसारा नाम से जो है ये फिल्म आई हुई थी। और अगर आप सभी इच्छुक हो तो जाके देख सकते हैं। इसमें जो है दो हमशक्ल भाइयों का जो है चर्चा किया गया है और फिल्म देखने में जो है कुछ बाहुबली के ही समरूप लग रही थी। तो आप जो है देख सकते हो अगर इच्छुक हो तो, अगर नहीं देखते हो तब तो जो है बल्ले बल्ले है। लेकिन ऐतिहासिक फिल्म है और ऐतिहासिक कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जब आप फिल्में देखे रहते हो, जब आप फिल्में देखे रहते हो तो चीजें जो है आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आती है ना। जैसे आपने मगध के विषय में कोई फिल्म देखी और कोई टीचर पढ़ा रहा है, फिर सारी चीजें ओ बल्ले बल्ले, अच्छा 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 अच्छा, सब मजे में जो है समझ में आता है। तो आप सभी को ऐतिहासिक फिल्में तो कम से कम देखना ही चाहिए। अब जाके आप जो है तुरंत ऐतिहासिक फिल्म है जाकर देख लेना। तो इससे आपको यह सिद्ध होगा कि राजा लोग जो है काफी शक्तिशाली होते थे। क्या होते थे? राजा लोग काफी शक्तिशाली होते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो मगध है, मगध वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार में है। प्राचीन काल का जो है पहला बड़ा शक्तिशाली विशाल साम्राज्य था और यहाँ के शासक जो है काफी शक्तिशाली होते थे। तो मैं फिल्में देखने के लिए इसलिए कहता हूं, ऐतिहासिक फिल्में देखने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि
फिल्मों से जो है बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप साहित्य और फिल्म में अंतर देखना चाहोगे तो साहित्य जो है, साहित्य वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है, वही जान सकता है जो पढ़ा लिखा हो। लेकिन फिल्में जो है ऐसी चीजें होती हैं, फिल्में ऐसी होती हैं, सिनेमा ऐसा होता है कि उसे जो है अनपढ़ व्यक्ति भी देख सकता है और उससे जो है चीजों को सीख सकता है। आप अगर दृश्यम 1 और 2 देखे हो तो उसमें देखे होंगे आप, यही चीज दर्शाया गया है कि कैसे जो है 5वीं का जो है बंदा था, वो जो उसमें कैरेक्टर मेन प्ले कर रहा था, तो वो 5वीं का लगभग था, 5वीं के आसपास पढ़ा लिखा था। लेकिन उसमें जो है आईपीएस रैंक के कई जो पुलिस वगैरह होते हैं उनको जो है चकमा वगैरह दे देता है और ऐसी कहानी करता है कि वो सब जो है एकदम जोकर प्रतीत होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सिनेमा से जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी सीख ले सकते हैं, समझ सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं। लेकिन साहित्य के लिए क्या है कि साहित्य में जो है पढ़े लिखे लोग ही उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये साहित्य और सिनेमा में भी मैंने आपको इतिहास पढ़ाते पढ़ाते अंतर बता दिया। ये होती है पढ़ने की रणनीति। आगे बढ़ते हैं बच्चा। इतना आपने समझा कि मगध जो है प्राचीन काल का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। यहाँ के शासक जो है बड़े 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 शक्तिशाली होते थे, है ना। तो ये आप देख सकते हो विशाल साम्राज्य वगैरह। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ दिया गया है देश का नाम। आज हम लोग जो है अपने देश को किन किन नामों से बुलाते हैं, जल्दी जल्दी जो है आपको कमेंट में लिख देना है कि आज हम लोग जो है अपने देश के लिए किन किन नामों का जो है संबोधन करते हैं। आप सभी ने एक गीत सुना होगा, तो उस गीत में जो है 2-3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, है ना, भारत वसे, है ना। इस तरीके के कुछ शब्द आपको उस संगीत, उस गीत में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आज हम लोग जो है अपने देश को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान आदि नामों से जो है संबोधित करते हैं। तो यह नाम जो है आया कैसे, तो इसी विषय में हम लोग जो है जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने जो है हिंदोस, इंदोस तथा सिंधु के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, तो इंडिया कहा। यहां आपको क्या जान लेना चाहिए कि जो ये ईरानी और यूनानी लोग हैं, ये लोग जो है सा की जगह पे हा का उच्चारण करते थे। अब ये लोग बोलते थे सिंधु, तो इनके मुख से निकलता था हिंदू। बोले सिंधु तो निकला हिंदू। तो इसी तरीके से जो है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान अस्तित्व में आया। इन्होंने जो है सिंधु नदी को आधार मानकर, ठीक है, सिंधु को आधार मानकर इस शब्द का जो है निर्माण किया तथा जो सिंधु थी, सिंधु के पूरब में जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लिए, उस भूमि प्रदेश के लिए जो है इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया, इंडिया कहा। तो आपने अगर देखा हो मानचित्र को, मैप को भारत के, अगर अपने देश के मानचित्र को आपने अगर देखा हो, ठीक है, अगर अपने देश के मानचित्र को आपने देखा हो तो इस तरफ जो है समुद्र है, इस तरफ जो है जल है, तीनों तरफ जल है, इस तरफ जो है पहाड़ी है, ठीक है। और जो भी विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, जो भी जो है विदेशी वगैरह आ रहे हैं, जो भी विदेशी आ रहे हैं वह इस रूट का जो है सहारा ले रहे हैं। अब यहां समझ लो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी है तो सिंधु के इस तरफ, सिंधु के इस तरफ जो भूमि प्रदेश है, सिंधु के इस तरफ जो भूमि प्रदेश है, जो इस तरफ जो है भूमि प्रदेश है, वही क्या है, तो वही इंडिया है, वही, ठीक है, वही इंडिया है इन लोगों के अनुसार, ठीक है, इन लोगों के अनुसार जो है वही इंडिया है। इतना आपने समझा, इतना आपने जाना। इन लोगों के अनुसार जो है वही क्षेत्र जो है क्या है, इंडिया है। तो इंडिया शब्द आपने देख लिया, ठीक है। इंडिया शब्द कैसे अस्तित्व में आया आपने देख लिया। इसी से जो है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान आपका अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो सिंधु का जो पूर्वी क्षेत्र था, ठीक है, सिंधु के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश था वही जो है इंडिया कहा जा रहा है। वही चीज यहां भी आपसे बताई जा रही है, ठीक है।
सिंधु के जो उत्तर पूर्व में, यहाँ आपसे कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था भरत शब्द का प्रयोग। तो यहीं से जो है आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इतना आपने समझा, इतना आपने समझा कि आखिर जो है देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। आपने समझा यहाँ इतना कि देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। मैंने, अगर आप पीछे देखेंगे तो मैं जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी को मैंने पढ़ाया है, वहां हिंदुस्तान शब्द का जिक्र आया था। तो इन चीजों को मैंने वहां भी समझाया है और वहां जो है आपका इसका टोटल जो है सारा कुछ इकट्ठा मिल जाएगा। तो आप जाके वहां से भी इसकी जानकारी, अगर आपको यहाँ से कम मिल रही है तो वहां भी जाके सीख सकते हैं। तो अपने देश का नाम जो है भारत या भारत जो है कैसे पड़ा। तो अगर आपको पता हो कि भारत शब्द का उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। और मैंने आपको जो है जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आपने देखा होगा भरत जन विष जन, ठीक है। तो भरत जन एक छोटा छोटा जो है कबीला होता था, जन होते थे। और मैंने आपको समझाया था कि छोटे छोटे जन मिलकर जनपद का निर्माण कर रहे हैं और उसी जो है कई जनपदों को मिलाकर जो है एक महाजनपद बन रहा है और कई महाजनपदों को मिलाकर जो है एक राज्य टाइप का कुछ बन रहा है और कई राज्यों वगैरह को मिलाकर जो है साम्राज्य टाइप का बन रहा है। इतना आपने समझा। आगे मैंने जो है इसके विषय में चर्चा दिया है, आगे की कक्षाओं में मैंने इसके विषय में चर्चा दिया है और अभी आगे भी इसकी चर्चा आएगी, आगे के अध्यायों में भी इसकी चर्चा आएगी। तो वहां भी हम लोग देख सकते हैं, वहां भी हम लोग जो है चीजों को समझ सकते हैं। और मैंने जो है एनसीईआरटी पूरी किताब के साथ जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है शब्दशः जो है एक एक अक्षर जो है पढ़ कर भी पढ़ाया है। चाहे तो आप उस लेक्चर को भी, उन लेक्चरों को भी देख सकते हैं और भी इसी मंच पर जो है तमाम वीडियो देखने को मिल सकती हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी को और भी बेहतर धार दीजिए। तो जो भारत शब्द है इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलता है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना आपको जो है समझ जाना चाहिए। और कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई थे भरत जी, उनके नाम पर देश का नाम पड़ा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो राजा दुष्यंत और शकुंतला जी के पुत्र हैं भरत, उनके नाम पर जो है देश का नाम पड़ा है। तो यहां से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना जो है ना के बराबर समझो, क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर समझो। लेकिन आप जिस देश में रहते हैं उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता होना ही चाहिए। इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ेंगे तो देखो ये जो है रामायण है, ठीक है। रामायण नाटक बनाया गया है, ठीक है। अगर आपकी भाषा वगैरह जो है विशुद्ध है, आप बोलते बोलते जो है कुछ और बोलने लगते हैं या लिखते लिखते जो है आपको समझ में नहीं आता, तो आप जो है रामायण वगैरह देख सकते हैं। अगर रामायण आप शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ हो जाने वाली है। और अगर आप जो है रामायण महाभारत आदि को देखते हो तो आपके अंदर जो है उत्साह का जो है पूरा का पूरा अथाह सागर आ जाएगा। इतना इसमें मोटिवेशन है, इतना मोटिवेशन का भंडार है कि पूरा का पूरा जो है कईयों महासागर भरा पड़ा है। आप इससे जो है सीख ही सीख ले सकते हो। हर कदम पर इसमें जो है मोटिवेट आपको किया गया है। मैं इसलिए कहता हूं इन सब चीजों को देखने को, क्योंकि मुझे पता है कि आज का युवा, आज के व्यक्ति जो हैं एकदम परेशान है। उन्हें छोटी सी विपदा अगर उनके ऊपर आ जाए तो वो उस विपदा से जो है तुरंत हार मान लेते हैं। उन विपदाओं के सामने तुरंत जो है नतमस्तक हो जाते हैं, तुरंत अपने आप को जो है उन विपदाओं के आगे समर्पित कर देते हैं, जबकि वो विपदाएं जो है क्षणिक होती हैं, छोटी होती हैं। तो ऐसी विपदाओं से लड़ने के लिए, और इस समय जिस समय जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, ऐसे में आप सभी के सहायक जो है यही लोग होंगे। आप सभी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। कब कौन सी लाइन जो है आपकी जिंदगी बदल जाए ये कोई बता नहीं सकता। और तमाम तरह के आपको जो है
तरह तरह के लोग मिलेंगे जो आपको जो है फालतू का ज्ञान बाजी करेंगे, हवाबाजी करेंगे। तो इन हवाबाजियों से भी आपको बचना है। जैसे मात्र 24 घंटे में करें यूपीएससी क्रैक। अब ऐसा कौनो माइक लाल नहीं पैदा है कि 24 घंटे में जो है यूपीएससी क्रैक कर ले। ये सीधी की सीधी हवाबाजी हो जाएगी। एक आध महीने कहो तो मान भी सकते हैं, लेकिन 24 घंटे आपको ऐसी कई वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। तो इन अफवाहों में से भी, इन अफवाहों से भी आपको बच कर रहना है। तो ऐसी चीजों को आपको देखना है। और ऐसे दौर में जब आप जो है रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप यहां से जो है कुछ कंटेंट उठाओ और कुछ चीजें जो है जानो। इतना आपको समझ में आया? मैं इसे इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये आप अभी हाल फिलहाल में देखे हो तो ये शाकुंतलम नाम की मूवी बनी है। शाकुंतलम नाम की। आपने अगर कालिदास के विषय में जाना हो, कालिदास के विषय में पढ़ा हो, कालिदास के विषय में सुना हो, तो कालिदास का एक नाटक है जो कि 7 अंकों में उन्होंने जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का बड़ा ही मनोरम मनोहारी चित्रण किया है। जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। उसमें भी आपको मोटिवेशन देखने को मिलेगा। आप इस छोटे से बालक को देख रहे होंगे। इन छोटे से बालक ने ही बचपन में ही सिंहों के साथ खेले हैं, सिंहों के दांत भी गिने हैं। तो इससे ज्यादा मोटिवेशन और आपको कहां ढूंढने को मिलेगा। तो ये शाकुंतलम नाम की मूवी है। शायद अभी हाल फिलहाल में जो है इस पर फिल्म बनाई गई है। कालिदास का ही नाटक है ये। मुझे लग रहा है शकुंतला होंगी, और ये हो सकता है कि राजा दुष्यंत हो, ये हो सकता है इंद्र देवता हो, और ये हो सकता है मेनका हो, और इसमें से एक ऋषि हो सकते हैं दुर्वासा, इसमें से एक ऋषि हो सकते हैं काश्यप या कर्ण, और एक ऋषि हो सकते हैं आपका विश्वामित्र। विश्वामित्र जो तपस्या करने बैठे थे और इंद्र को फिर मजा नहीं आया कि अगर ये तपस्या पूर्ण कर लेते हैं तो हो सकता है हमारा जो है सिंहासन वगैरह ही ना मांग ले, है ना। इंद्र को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो हमारा सिंहासन जो है ही मांग ले, और सिंहासन अगर मांग लिया तो हम जाएंगे कहाँ। तो ऐसे में मेनका को भेजते हैं कि जाओ इनका तपस्या भैया तुम भंग कर दो, नहीं तो ये तो सबको जो है हम सब जाएंगे कहाँ। तो ये आती हैं भैया, मेनका तपस्या भंग करती हैं, फिर शादी ब्याह वगैरह हो जाता है, फिर ये शकुंतला का जन्म वगैरह होता है। तो आप सभी जब नाटक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नाटक खरीदना चाहें तो मेरे पास जो है उसकी पुस्तक होगी। ये कुछ इस तरीके का नाटक होगा। मैंने जो है फिल्म को नहीं देखा, लेकिन ये पुस्तक जो है मैंने पढ़ रखा है। लगभग ये पुस्तक जो है आपकी 565 पेज की है। 565 पेज की पुस्तक है। आप सभी अगर चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे पढ़ सकते हैं। आप सभी को दिख भी रहा होगा, आप सभी को जो है ये दिख भी रहा होगा। ये आप जो है देख लो। ठीक है, ये पुस्तक है जिस पर ये फिल्म भी बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे तो इतना आपने समझ लिया होगा, इतना आपने जान लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आपसे कहा जा रहा है स्रोत के विषय में। तो स्रोत के जो है 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो है पांडु लिपियों वगैरह को देखते हैं, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो है अभिलेख, सिक्का, मुहर, कलाकृतियां, मनका, मृदभांड, तमाम चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि जो स्रोत हैं, स्रोत के जो है 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्रोत के जो है 2 प्रकार होते हैं। एक आपका आ जाएगा, एक आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे पांडु लिपियों को, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अभिलेख, सिक्का, मुहर, मनका, उपकरण, कलाकृति, मृदभांड और भवन।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि साहित्य यानी कि स्रोत के जो है दो प्रकार होते हैं। स्रोत के कितने प्रकार होते हैं? तो स्रोत के जो है दो प्रकार होते हैं, एक तो साहित्यिक हो गया, दूसरा पूरा तात्विक हो गया। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पांडुलिपियों वगैरह को रखते हैं, और पूरा तात्विक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हम लोग जो है लिखित स्रोत वगैरह रखते हैं, और पूरा तात्विक स्रोत में हम लोग जो है जैसे अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, मुहर, मनका, उपकरण, कलाकृति, मृदभांड, भवन आदि को जो है रखते हैं। तो ये पांडुलिपि है, इसे आप देख सकते हो। और ये आपका जो है मुहरों पर कुछ अंकन किया गया है, ठीक है, ये मुहरों पर कुछ अंकन किया गया है, आप इसे देख सकते हो। ये आपका जो है मृदभांड हो गया, और इस पर जो है कुछ कलाकारी की गई है, कुछ कलाकृतियां बनाई गई हैं, इसे भी आप देख सकते हो। ये आपका जो है मन का उपकरण वगैरह हो गया, इसे भी आप देख सकते हो। फलक जो है तमाम चीजें हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इतना आपने देख लिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों ने, ठीक है, एनसीईआरटी ने केवल दो की चर्चा की है, एक तो पांडुलिपियों के बारे में और दूसरा अभिलेख के बारे में। तो हम इस चर्चा में जो है अभिलेख यानी कि अभिलेख को पढ़ेंगे और पांडुलिपि को पढ़ने वाले हैं। इन दो चीजों के विषय में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, पांडुलिपि और अभिलेख के विषय में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो पांडुलिपि, पांडुलिपियां जो है हाथ से लिखी गई थी, लिखी गई होती थी, इतना आपको समझ में आ गया। और अंग्रेजी में जो है इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज या बुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। मंदिरों, बिहारों तथा अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। भाषा संस्कृत, प्राकृत, तमिल आदि में भी जो है प्राप्त हुई है। मान लो यहीं से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो पांडुलिपियां हैं वह केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त हुई हैं, तो आप कहना नहीं, अन्य जगहों से भी प्राप्त हुई हैं। इसलिए जो है मैंने हाईलाइट कर दिया है कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों से ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी मिली हैं, अन्य जगहों से भी प्राप्त हुई हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? पांडुलिपियां जो है मंदिरों, बिहारों और अन्य जगहों से भी मिली हैं। आपको गलत कराने के लिए केवल दो ही नाम देगा, और एक जो है हाइड करके रखेगा, एक नहीं देगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी तरीके से बनाएगा। छोटा सा कोई बिंदु जो है, छोटा सा कोई पॉइंट जो है, छोटा सा कोई शब्द जो है हटा लेगा, और आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप जो है रट्टू तोता है या चीजों को समझ के आए हैं। आप जो है छोटी चीजों को, छोटी बारीकियों को जो है देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो यही अपेक्षा आपसे करता है, यही अपेक्षा आपसे आयोग करता है। और अगला चीज आपसे कहेगा कि पांडुलिपियां केवल संस्कृत और प्राकृत भाषा में ही प्राप्त हुई हैं, केवल संस्कृत और प्राकृत भाषा में ही उपलब्ध हुई हैं। और एक शब्द आपका नहीं देगा और वहां लगाएगा केवल। क्या लगाएगा? केवल। मैं आपका जो है यहां बता ही देता हूं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। निम्न प्रश्नों पर, निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। आपको दिख रहा होगा, निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पांडुलिपियां केवल पांडुलिपियां केवल संस्कृत भाषा में ही मिली हैं। पांडुलिपियां
पांडुलिपियां केवल मंदिरों व विहारों से प्राप्त हुई है। कुछ इस तरीके से आपका पूछेगा और यहां दे देगा ए केवल एक सही, बी दो सही, बी बी में कहेगा दो सही, सी में कहेगा दोनों सही और डी में कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पहले इसी तरीके से जो है आपको फंसाया जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको फंसा दिया जाएगा और इसी तरीके से जो है अब आपको लगेगा कि हो सकता है पहला सही हो सकता है दूसरा सही हो सकता है दोनों सही और हो सकता है कि कोई ना सही हो। अब जो है जैसे इस तरीके से मान लो क्वेश्चन पूछा और इस तरीके से जो है आपको दे दिया तो आप जो है एकदम से उसी में, ठीक है, आप जो है इस एकदम से जो है परेशान हो जाओगे कि पूछ क्या लिया है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा था कि जहां केवल लगा हो, जहां केवल लगा हो, जहां केवल लगा हो वहां आपको जो है कुछ समय जो है व्यतीत करना है, कुछ समय सोच विचार करना है, क्योंकि प्रायः आप देखोगे केवल वाले क्वेश्चन जो है 50 से 60 से 70% तक जो है गलत होते हैं। 70% तक लगभग जो है केवल वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन केवल इसी को आप आधार ना मानिएगा। आप जो है एक एक बिंदु को और एक एक पॉइंट को जो है पोस्टमार्टम करते चलिए, ठीक है, एनालिसिस करते चलिए। तो दो जगह केवल लगा है आपका, केवल जहां लगा है समझ जाओ वहां खतरे की घंटी जो है टन 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 बज गई है। तो देखो सबसे पहले आपने यहां क्या पढ़ा था, पांडुलिपियां केवल संस्कृत भाषा में ही मिली है। आपने यहां पीछे पढ़ा कि मंदिरों नहीं, यहां संस्कृत, प्राकृत और तमिल, तो यहां केवल संस्कृत पूछ रहा है तो ये पहला बिंदु जो है गलत हो जाएगा। और जैसे ही पहले को आपने गलत काटा, जैसे ही पहले को आपने गलत काटा तो ये वाला विकल्प कट जाएगा और ये वाला विकल्प कट जाएगा, है ना। जैसे आपने जो है एक बिंदु को काटा वैसे ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। अब आपके पास केवल दो विकल्प हैं, इन दोनों विकल्प में से जो है कोई एक विकल्प जो है सही होगा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को आपको हल करना है, ये और ये इन दोनों में से कोई एक सही होगा, है ना। उसके बाद देखो पांडुलिपियां केवल मंदिरों व विहारों से प्राप्त हुई हैं, तो मैंने यहां आपसे कहा कि अन्य जगहों से भी मिली है, तो ये भी जो है आपका कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो आपको कितने कट लगाना है, तो ये कट लगाना है, ये वाला कट लगाना है और 3 कट जो है इधर होने चाहिए और एक सही होना चाहिए। तो आपको जो है 5 कट लगाना है और एक सही लगाना है और आपके सामने ये गोले ये होने चाहिए। किस आधार पर जो है आपने इसे सही माना है, किस आधार पर आपने इसे सही ठहराया है, वह आपके जो है इस तरीके के गोले में होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को हल भी करना है, इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन हल करना है। इस तरीके से अगर आप हल करते हो, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन का अगर आप पोस्टमार्टम करते हो और आप रोजाना कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन लगाते हो, 30 क्वेश्चन लगाते हो, 50 क्वेश्चन रोजाना लगाते हो और 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप मेंस के हल करते हो, तो आप इसी अनुसार जोड़ डालिए 6 महीने में जो है कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जोड़ लीजिए 6 महीने में जो है आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए और 6 महीने में जो है आपने क्या क्या रणनीतियां सीखा। और जैसे ही आप 20-30 क्वेश्चन लिखते हो, जैसे ही आप 20-30 50-60 क्वेश्चन करते हो, वैसे ही जो है आप में जो है एक अलग तरीके का जो है सोचने समझने का जो है नजरिया विकसित हो जाएगा, ठीक है, एक अलग नजरिया आपके अंदर विकसित हो जाएगा। जैसे ही आप 50वां क्वेश्चन क्रॉस करोगे वैसे सारा कुछ जो है टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो है तमाम चीजें जो है आपके अंडर में आने लगेंगी। ये होती है रणनीति, ये होती है तकनीकी। ये करना जिस दिन आप सीख गए उस दिन जो है आप
राजा बन जाओगे, उस दिन आप महान बन जाओगे, और उसी दिन जो है आपके चरणों में सफलता जो है आकर ऐसे लेट जाएगी। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको आपने जान लिया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन करना है, इस तरीके से जो है चीजों को लगाना है। आगे बढ़ेंगे। आगे यहां आपसे कहा जा रहा है, मैंने कहा मैं दो ही चीज पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा जितना एनसीईआरटी ने दिया था, एक तो पांडुलिपि आपने समाप्त कर लिया, पांडुलिपि खत्म कर लिया। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे अभिलेख। अब आपको यह जो है आपके मन में डाउट होना चाहिए कि जो है पांडुलिपियां भी लिखी गई थी और अभिलेखों में भी हमें लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब लिखा हुआ मिलता है तो इसे हम साहित्यिक स्रोत में क्यों नहीं शामिल करते। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए, आपके मन में यही होना चाहिए कि आखिर हम अभिलेखों को जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्यों नहीं शामिल करते, क्यों नहीं शामिल करते। तो इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि यह जो है ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखवाए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग इसी कारण से जो है हम इन्हें साहित्यिक स्रोत पर जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत शामिल नहीं करते, क्योंकि ये जो है ये लेख जो है पत्थर और धातु जैसी जो है कठोर सतहों पर लिखवाए जाते हैं। इसी कारण से जो है हम इन्हें जो है उसमें शामिल नहीं करते। किसमें शामिल नहीं करते, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। शासक व अन्य लोगों के अभिलेख जो है गुदवाए हुए मिलते हैं। शासकों और अन्य लोगों ने जो है अभिलेखों को लिखवाया था। अफगानिस्तान के कंधार से जो है यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में जो है अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो ये वाली पॉइंट जो है आपको जरूर से जरूर नोट कर लेना है। आपसे इस तरीके का जो है एक विकल्प आपके परीक्षा में रख सकता है कि केवल शासक लोग ही जो है अभिलेख लिखवाते थे, अभिलेख गुदवाते थे। तो आप कहना नहीं, अन्य लोग भी जो है अभिलेख वगैरह गुदवाते थे, अभिलेख वगैरह जो है लिखवाते थे। इतना आपने समझा, इतना आपने जाना, तो ये बात आप नोट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आप देखोगे तो ये यीशु मसीह, ठीक है, ये ईसा मसीह जी हैं। और देखो इनको जो है कुछ लोगों ने जो है लटका दिया है, मारपीट डाला है। तो यहां इनकी पिक लगाने का यह आशय था कि हम लोग जो है तिथियों को जान सके। तो आपने अगर सुना होगा, आपने अगर जाना हो कि जो ईसा मसीह है इनका डेट समझ लो 0। अब इन्हीं से जो है इन्हीं के डेट से जो है हम लोग ईसवी स्वीकारते हैं। इस तरफ हम लोग जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, ईसा पूर्व। और 0 से इधर जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो ईसवी। ठीक है, ईसवी में जैसे 2001, 2024 और 2025 इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये आपका बढ़ते क्रम में रहेगा। इसका क्रम कैसा रहेगा, तो बढ़ता क्रम रहेगा। इसका क्रम कैसा रहेगा, तो इसका क्रम रहेगा घटता क्रम। ठीक है, घटते क्रम में ये रहेगा। इतना आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए, इतना आपने जो है जान लिया। ठीक है, तो इतना आपने जाना। ठीक है, ये ईसवी जो है बढ़ते क्रम में आपको देखने को मिलेगी, और ये जो ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व जो है इसे घटते क्रम में आप देखोगे। और ईसवी की शुरुआत जो है इन्हीं ईसा मसीह के जन्म से जो है काउंट की जाती है, जोड़ी जाती है ना। ईसा मसीह के जन्म से जो है ईसवी काउंट की जाती है, ईसवी जो है जोड़ी जाती है। ये आपको जो है बढ़ते क्रम में देखने को मिल जाएगा, जैसे 2001, 2024 और 2025। इसका ठीक अपोजिट आप इस तरफ देखने को पाओगे, ये घटते क्रम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, वर्ष की गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से जो है काउंट की जाती है, जोड़ी जाती थी। तो यही मैंने यहाँ समझा दिया, यही मैंने जो है यहाँ बता दिया। ठीक है, वही चीज जो है मैंने वहां समझा दिया, वहां मैंने बता दिया। तो देखो, बीसी यानी कि ईसा पूर्व, बीसी को जो है बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और इसी बीसी के लिए कभी कभी हम लोग जो है बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा शब्द का प्रयोग करते हैं।
जो बीसी है, बीसी यानी कि ईसा पूर्व, इसी बीसी को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और इसी बीसी के लिए कभी कभी ये वाला शब्द जो है प्रयोग कर लिया जाता है, बीसीई शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार एडी, एडी यानी कि ईस्वी, एडी यानी कि एना डोमिनी, एना डोमिनी यानी कि ईस्वी, और ईस्वी के लिए कभी कभी ये वाला शब्द जो है प्रयोग कर लिया जाता है। ईस्वी के लिए जो है कभी कभी ये वाला शब्द प्रयोग कर लिया जाता है, इसका अर्थ है सीई। क्या? सीई, सीई यानी कि कॉमन एरा। तो एडी के लिए जो है कभी कभी जो है सीई का प्रयोग कर लिया जाता है, कॉमन एरा शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। और आप सुने होंगे बीपी, बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले।